हाँ बच्चों, तो देखो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सारणिक के प्रसार की बात करते हैं। तुम लोगों ने सारणिक के सगुणनखंड पढ़ा। प्रसार कैसे करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से भी समझ जाओगे। हमने कोई तृतीय कोटि की सारणिक ली 2 1 -1 0 -2 3 3 या -3 1 0। थोड़ा आसान लिए केवल समझाना है आप लोगों को। इसका प्रसार हमें करना, तो इसके प्रसार के लिए हम करेंगे क्या, कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ लेंगे। इसमें आप देख रहे हो तृतीय कोटि की सारणिक है, और जब तृतीय कोटि की सारणिक है तो इस तृतीय कोटि में क्या है, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, जाहिर सी बात है हम कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ ले रहे हैं। हम R1 की बजाय C1 ले रहे हैं क्योंकि इसमें एक 0 है। हमने C1 लिया, ध्यान से समझना था कि एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाए। C1 लिया, C1 के सारे एलिमेंट हमने लिख दिए 2 0 -3। ये हमने जगह क्यों छोड़ा, क्योंकि इसमें साड़ी का किनारा बनाएंगे। हाँ जी सर, इसमें हम क्या करेंगे, इसके उपसारणिक लिखेंगे। समझ में आ रहा है, उपसारणिक जानते हो आप उपसारणिक कैसे लिखते हैं। अगर मान लो 2 का हमें इसका उपसारणिक लिखना है तो इसकी संगत पंक्ति और संगत स्तंभ को छोड़ दिया, क्या बचा -2 3 1 0। क्लियर। 0 के साथ इसका उपसारणिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 0 में अगर किसी भी चीज़ का आप गुणा करते हो किसी भी संख्या से तो उसका मान 0 ही होगा। क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद ये -3 है तो -3 के साथ इसका उपसारणिक लिखेंगे 1 -1 -2 3। क्लियर। अब उचित चिन्ह लगाएंगे, मतलब ये हम उपसारणिक नहीं लिख रहे हैं, हम सहगुणनखंड लिख रहे हैं। जानते हो ना सहगुणनखंड। उपसारणिक लिखा और उचित चिन्ह लगाया। चिन्ह कैसे देखते हैं, या तो कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। कैसे, R + C का मान ये आप जानते हो 1 1 है, ये प्लस ही होना है, तो जाहिर सी बात ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस। चलो इसका भी लिख जाए, खाली दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या हो गया 1 -1 1 0। इतना कर लोगे, बस मान निकाल दो आंसर। ये 2 × 0 -3 माइनस ये 0 का गुणा 0 हो गया -1 × 3 में ये 3 रहेगा ही, और ये 3 × 1 = 3 -2। क्या समझ में आ गया। बस कितना आ गया -6 -3 = -9 आंसर। क्या कर लोगे, कर लोगे ना। किसी के सापेक्ष आप निकालो, किसी के सापेक्ष। अब जब -9 सारणिक में आपने जो 7 पॉइंट लिखे थे उसमें एक पॉइंट ये भी लिखे थे कि प्रत्येक सारणिक का एक निश्चित और अद्वितीय मान होता है। मतलब ये जो मान है -9 वो इस सारणिक का निश्चित है। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तो इतने ही आएगा। क्या प्रसार समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर से देखो, प्रसार में हम कहते क्या है, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी आपकी मर्जी। आप इस तरह कर सकते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ये बीच वाला आया, इसके सापेक्ष आप कर दो। समझ रहे हो। चाहे जैसे कुछ भी, मान लो हम इसके सापेक्ष करते हैं, बीच वाले के सापेक्ष, तो देखो बीच वाले के सापेक्ष किए, इसके सापेक्ष देख रहे हो ना R2 के सापेक्ष, तो ये 0 हो गया। 0 के साथ हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, साथ में चिन्ह भी चेक करते हैं। आप बताओ 0 प्लस होगा कि माइनस, ये वाला होगा प्लस होगा कि माइनस, क्यों प्लस होगा। R और C का मान बताओ, ये किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति। R का मान 2 हो गया और C का मान 1। 2 + 1 2 + 1 कितना हो गया 3, -1⁻³ -1। वैसे भी जान लो यहाँ प्लस से शुरुआत होती है, उसके बाद आप चाहे हॉरिजेंटली जाओ चाहे वर्टिकली जाओ, अल्टरनेट आर्डर में चिन्ह बदलते जाते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस।
समझ में आ रहा है ना? तो चिन्ह देख लिया करना, इतना कन्फ्यूजन करोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा भाई। ये माइनस हो गया, जीरो के साथ हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं? कुछ भी गुणा होगा जीरो हो जाएगा। जब ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस के बाद क्या आया? -2। -2 इसके लिए हम उपसारणिक लिखेंगे। ये पंक्ति छोड़ा, ये स्तंभ छोड़ा, तो 2 -1 -3 0, लास्ट क्या बचा? 3। ये माइनस होना है, अरे समझ रहे हो? माइनस प्लस माइनस, 3 को चेक भी कर सकते हो आप। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है, मतलब r का मान कितना है? 2, और तीसरा स्तंभ है c का मान कितना है? 3। r प्लस c करोगे 5 हो जाएगा, और जब 5 हो जाएगा तो 5 का मतलब कितना? विषम, -1 हो जाएगा, तो माइनस हो गया। -3, अब ये 2 1 -3 1, बार बार आप लगाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़रूरी नहीं आप सारणिक ही लिखें, इसके साथ उपसारणिक लिखें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर? तो देखिए, अब यहाँ पे जीरो को माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीरो का मतलब जीरो होता है। जीरो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस। अगर कोई पूछे आपसे जीरो क्या है, प्लस है कि माइनस, तो आप कहोगे कुछ नहीं। जीरो मतलब ही होता है कुछ नहीं। समझ गए? ठीक, ये जीरो हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 0 0, माइनस -3 × -1 +3। ये माइनस तो हमारे फार्मूले से आता है, हमारे मेथड से। ये -3, 2 × 1 2 +3, देखो ये कितना आ गया? +6 है ना, माइनस 3 2 5 5 3 15 बराबर कितना आया? मैंने कहा था ना यूनिक वैल्यू आएगा, चाहे जिसके सापेक्ष आप प्रसार करो, मान इतना ही आना है। क्या कर लेंगे? समझ गए आप? ये इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ इस तरह से प्रसार जानने से, कि आपको कुछ रटना नहीं है। लोग क्या करते हैं कि बस बता देंगे इसके सापेक्ष प्रसार कर लो, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। आप क्या जाने कि हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे, और प्रसार कैसे करते हैं? उनके अवयवों को लिखे और साथ में उन अवयवों के सहगुणनखंडों को लिखे। सहगुणनखंड का मतलब उपसारणिक लिखना और चिन्ह उसका चेक कर लेना कि ये प्लस होगा या माइनस। क्या क्लियर हो गया? ठीक। अब जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो इसी पे आएंगे। सारणिक दिया रहेगा, इसका मान निकालो। मेरी बात समझ रहे हो? कहेगा सारणिक दिया है और भैया इसका मान निकाल लो, तो मान निकालने में जैसे मान लो ये आ गया एक सारणिक। एक एग्जांपल लेते हैं, बुक में आपके दिया भी है 2001 2 3 ये थर्ड डिग्री मतलब थर्ड ऑर्डर की सारणिक मैं ले रहा हूँ, तृतीय कोटि की सारणिक, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में तृतीय कोटि आएगा, मैंने आपको बता दिया है। द्वितीय कोटि बहुत आसान होता है और चतुर्थ कोटि ज़्यादा कठिन हो जाता है। मान लो सारणिक आ गया, क्या प्रसार करो? हो गया, बिल्कुल कर लेंगे सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 2001 5 6 8 9 माइनस कर लोगे? अरे समझ में आ रहा है? ऐसे आपको मिलेगा। जब इसका मान निकालोगे ना तो हालत पतली होने लगेगी। अरे भाई पहले इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, फिर घटाओ, जो आया उसमें इससे गुणा करो, वही काम इसमें, वही काम इसमें, फिर जोड़ो घटाओ। प्रॉब्लम? तो इसी के लिए इस बड़े कार्य, इस लंबे कैलकुलेशन से बचने के लिए कुछ हम संक्रियाएं करते हैं जो सारणिक के प्रगुण के अंतर्गत, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो इसको हमने करना, तो हमने क्या किया? R1 में से R2 को घटा दिया। देखना, R1 में से R2 को घटा दिया तो ये कितना आ गया? -3 -3 -3। नहीं समझ में आया?
2003 में से 2006 घटाओगे तो -3 ही तो आएगा। फिर हमने क्या किया, R2 में से R3 को घटा दिया, ये कितना आया -3 और R3 आपका एज इट इज़ हमने इसे लिख दिया जैसे था वैसे ही, क्योंकि इसके लिए कुछ बचा ही नहीं घटाने के लिए। क्लियर। अब इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 0। अब यही जो कार्य हम किए यही आपको समझना है, ठीक। तो इसके लिए हम बात करते हैं सारणिक के प्रगुण की। मैंने नोट करवाया है, फिर भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक एक प्रगुण ध्यान से सुनेंगे, पॉज करके उसको नोट कर लेंगे। तो बात करते हैं बच्चों सारणिक के प्रगुण की, ध्यान से समझना। सारणिक के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इन प्रॉपर्टीज़ को हम P से निरूपित करते हैं। P फॉर प्रॉपर्टी, मतलब गुण, P1 P2 P3। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रगुण 1 मैंने लिखवाया था। प्रगुण 1 क्या लिखवाए हैं, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से सुन, ध्यान से। जो लोग वीडियो से केवल पढ़ रहे हैं वो इसको ध्यान से सुन करके नोट कर लेंगे। पहला प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, परस्पर बदल दें तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो कोई सारणिक है, जो हम अक्सर एग्जाम्पल लेते हैं, ABC PQR XYZ, ये सारणिक है। इसको हम लिख सकते हैं ABC PQR XYZ, ये दोनों बराबर रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? मतलब आप क्या कर रहे हो, जो पंक्ति था वो स्तंभ हो गया, जो स्तंभ था वो पंक्ति हो गया। ये जो आपका R1 था वो C1 हो गया, जो R2 था वो C2 हो गया, जो R3 था वो C3 हो गया, जो आपका C1 था वो R1 हो गया, जो C2 था वो R2 हो गया, जो C3। क्लियर हो गया। इसका प्रसार करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। इसको प्रूव अगर करना हो, सिद्ध करो। नहीं भाई मैथ के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं, तो जाहिर सी बात है बिना जाने समझे, बिना इसको प्रूव किए नहीं मानेंगे, तो आप मान निकाल लेना ना। वैसे भी देखो हम आपको भी बता चुके हैं मान निकाल के कि जब भी हम सारणिक का मान निकालते हैं तो किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। और हमने अभी चेक भी किया था कि उससे मान सेम आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका प्रसार हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या मिला, AQRYZ। क्लियर। -B PRXZ प्लस C PQXY। ये तो मैं LHS का किया प्रसार, RHS वाले का करो। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम होशियारी दिखाते हैं, हम R1 नहीं, हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। समझ गए? हमें इक्वल दिखाना, और हमारे पास पूरी आज़ादी होती है, हम किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। क्या मिला, QYRZ -B PXRZ प्लस C PXQY मान निकालो यार। ये तो इक्वल लग रहा है, नहीं लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। देखो इसका मान निकालते हैं, QZ -RY है, -B PZ -RX प्लस C PY -QX। क्लियर। इसका मान निकालो, QZ -YR। YR को क्या RY लिख सकते हैं?
एकदम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 2 गुणे 3। माइनस मुस्कुरा रही है क्योंकि वैसे बोली थी बताते समय। ये पी जेड माइनस आर एक्स प्लस सी पी वाई, क्या दोनों सेम आया? चेक करो, सेम आया। मतलब हम देख रहे हैं इसका मान जो आया वही इसका मान आया। क्या समझ में आ गया? तो आपने क्या जाना कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस संक्रिया को, ये ध्यान देना, इस संक्रिया को इस तरह लिखते हैं आर और ऐसे तीर लगाते हैं सी। इसका मतलब क्या हो गया? जो रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो हो गया। इंटरचेंज का है चिन्ह। क्लियर? पहला पॉइंट समझ गए। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान देना, अभी मैंने क्या किया था, स्तंभों और पंक्तियों की अदला बदली कर दी थी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई दो पंक्ति आप लेते हो, उनको सोच रहे हो कि आपस में बदल दें, जो R1 है उसको R2 की जगह लिख दें, जो R2 है उसको R1 की जगह लिख दें, या C2 को C3 की जगह लिख दिया और C3 को C2 की जगह लिख दिया। समझ में आ रहा है? किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों में जब हम ये अदला बदली करेंगे तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। बदलने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये है, अगर हम इसको बदलें, फिर से सुन लो इस प्रगुण को, फिर से जो लोग नोट करेंगे इस वीडियो से फिर से सुन लीजिए। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, जैसे ये सारणिक है, हमने R1 R2 को बदल दिया, R1 को R2 की जगह लिख दिया और R2 को R1 की जगह। ये क्या हो गया? P Q R A B C। तीसरा R3 जो था वो वैसे का वैसा रहा। और जैसे हम ऐसा करेंगे तुरंत ये क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? फिर से अगर हम बदलना चाहें, फिर से मान लो हम R2 और R3 को बदलना चाहें तो P Q R हमने वैसे ही लिखा, R2 को इससे बदले तो ये X Y Z आ गया, ये A B C आ गया। इस कंडीशन में ये फिर से क्या हो जाएगा? प्लस। अरे चिन्ह बदल जाता है। एक बार हमने ऐसा किया तो ये चिन्ह बदला, फिर ऐसा किया चिन्ह बदला। इसको निरूपित कैसे कहते हैं? यहाँ हमने क्या किया? R1 इंटरचेंज R2, और यहाँ हमने क्या किया? R2 इंटरचेंज R3। क्या समझ गए? समझ में आ रहा है? चलो मान निकाल के देखते हैं यार कैसे, या निकाल लेना, देख लेना, ऐसा जाने रहो क्या सबका मान निकालेंगे टाइम लगेगा। ऐसे मान निकालना चाहें आप तो इसका हमने प्रसार R1 के सापेक्ष किया। किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष हमने प्रसार किया तो क्या हो गया? A Q R Y Z माइनस B P R X Z प्लस C प्लस C। थोड़े से लेटर्स छोटे दिखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा पॉज करके जूम करके देख लेना। ये हमने प्रसार कर दिया, ये इसका प्रसार है। चलो इसका प्रसार करते हैं, लेकिन इसका प्रसार भी हमने थोड़ी सी होशियारी किया। इसका प्रसार हमने ABC के सापेक्ष किया, इसका प्रसार भी ABC के सापेक्ष करें ताकि वैसे ही हमारा मान दिख जाए, हमें और आगे सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, चेक करते हैं। यहाँ इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे क्या है? यहाँ A प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। अरे भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, समझ में आ रहा है? 2 + 1, ये माइनस हो गया। ये
प्लस हो जाएगा। तो पहले इसकी उपसारणिक लिखते हैं, ए की उपसारणिक लिखा QRYZ प्लस बी क्या आएगा PRXZ माइनस C PQX पर। क्या समझ में आया? अभी अगर इस पूरे में से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और देखो ये पूरा पूरा आया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं समझ में आया? ये जो सारणिक D मान लो, इसको नाम दे दिए, सारणिक का मान हमारा इतना आया था, ये हमने D1 ले लिया, ये D2 ले लिया, तो D2 का मान जब निकाले तो इतना आ गया, बराबर क्या आ गया? बराबर माइनस D1। ये D1 का ही तो मान है, क्या दिख रहा है? समझ में आया? तो ऐसा देखो भाई, जो हमने क्या किया, इसके दो पंक्तियों को आपस में अदला बदली कर दिया, तो हम देख रहे हैं वही सारणिक आ रहा है लेकिन उसका चिन्ह बदल जा रहा है। याद रहेगा ये? तो सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियाँ, दो स्तंभों को अगर आप परस्पर बदल देते हैं तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। अब देखो बच्चों, अब तीसरा प्रगुण। तीसरे प्रगुण में क्या होता है? यदि तीसरा और चौथा प्रगुण है जो जीरो लाने के लिए कि किसी सारणिक का मान जीरो कब होगा, और यकीन मानिए हमारी यही हार्दिक इच्छा होती है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स उसमें हमें दिखाई दें ताकि हम तुरंत उसको जीरो लिख करके इस बवाल से छुटकारा पा लें। अभी हमने एक सारणिक का मान निकाला था, याद है? 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें हमने कुछ संक्रियाएं की थी जब, तो उस संक्रिया के फलस्वरूप इस सारणिक का मान कितना आया था? सारणिक का मान -3, -3, -3, -3, -3, और ये हो गया था 7, 8, 9 आया था, और इसको हमने तुरंत जीरो कर दिया था। क्यों? क्योंकि वही बताने जा रहे हैं, ये लक्षण हैं किसके? कोरोना के नहीं, ये लक्षण किसके हैं? उस सारणिक का मान शून्य होने का। क्या लक्षण है? ध्यान से समझो। ये प्रगुण 3 नोट कर लो। प्रगुण 3 क्या है? यदि, सुन रहे हो ना? सुन रहा है ना तू? गुड। प्रगुण 3, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ, कोई दो, चाहे जितनी पंक्तियाँ हों, चाहे चतुर्थ कोटि की सारणिक हो, फिफ्थ ऑर्डर की सारणिक हो, 5 कोटि की, पंचम कोटि की, चाहे जितनी, लेकिन उनमें कोई दो पंक्तियाँ या कोई दो स्तंभ सेम टू सेम हो जाएं, मतलब बराबर हो जाएं, जिसको सर्वसम बोलते हैं, तो उस सारणिक का मान जीरो हो जाता है। फिर से सुन लो, लिखना क्या है? यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो जाएं तो उस सारणिक का मान जीरो हो जाता है। समझ में आया? देखो इसमें क्या हम देखें, इस सारणिक में R1 और R2 सेम टू सेम हो गया, तो इसलिए सारणिक का मान कितना हो गया? जीरो। क्या समझ में आ गया? किसी भी सारणिक में आप देखेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर बराबर आ गए तो उस सारणिक का मान जीरो हो जाएगा। आगे हल करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इसका मान निकाल लेना, निकाल लोगे, हल करके निकाल लेना, सत्य याद रहना, तो किसी के सापेक्ष प्रसार करके इसका मान जीरो ही आ जाएगा। किसी भी सारणिक में अगर दो पंक्तियाँ दो स्तंभ समान हो जाएं तो उस सारणिक का मान जीरो हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ अगर है आपका ABC, PQR, ABC हो गया, दो पंक्तियाँ बराबर हो गई, सेम। नहीं समझ में आया? ABC X या ABA
वाई एक्स पी क्यू पी, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? अरे कोई सामान दिख रहा है क्या? अंधे हो, नहीं दिख रहा है? अरे C1 और C3 को देखो ना, ज़रा ध्यान से देखो, चश्मा उतारो फिर देखो यारों। हाँ, C1 और C3 सेम टू सेम है, AXP इसलिए 0 हुआ। क्या क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। कर लेंगे। अब प्रगुण 4 की बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। प्रगुण 4 क्या है कि यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। फिर से सुनो, प्रगुण 4 क्या लिखना कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति, चाहे जितनी पंक्तियाँ हों, कोई भी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। जैसे A B C P Q R 0 0 0 नहीं आया। मान लो ये हो गया XY, ये हो गया 0 0 0। समझ में आया? फिर से सुनो, क्या लिखना है कि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ का यदि प्रत्येक अवयव 0 है तो सारणिक का मान 0 होता है। क्लियर हो गया? समझ गए ना? समझ गए? अब आते हैं प्रगुण 5 पे। देखो प्रगुण 5 क्या लिखवाए थे? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है यार, ये थोड़ा सा इसका काम लगता है ज़्यादा। अभी तक तो ये लक्षण वाले थे। पहला प्रगुण आपने क्या पढ़ा कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा क्या पढ़े, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में अदला बदली करें तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, मान वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। समझ गए? तीसरा और चौथा आपने क्या पढ़ा? तीसरा में यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ अथवा कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। चौथा आपने क्या पढ़ा? यदि किसी सारणिक में कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हो जाएं तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। क्लियर? अब पाँचवां क्या है? किसी सारणिक में किसी अदिश से गुणा। अदिश मतलब अच्छा किसी संख्या से गुणा। ध्यान से समझना है इसको। ये पाँचवां, जब किसी सारणिक में किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उस अदिश, मान लो हम लैम्डा से इस सारणिक में गुणा कर रहे हैं, तो उस अदिश का गुणा किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होगा। अब आपकी मर्जी, ये इस लौंडे को पहचान रहे हो ना? क्या है ये? लौंडा, लैम्डा। मान लो इस लैम्डा का हमें इस सारणिक में गुणा करना, तो इस लैम्डा का जब गुणा करेंगे तो इस लैम्डा का गुणा आप किसी भी एक पंक्ति में कर सकते हैं या किसी भी एक स्तंभ में कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। बेटा और पीछे हो जाओ, धूप लग रहा है, या और आगे हो जाओ। देखो सुन फिर से, ये प्रगुण क्या है, इसको लिखोगे क्या? सुन लो ध्यान से। यदि किसी सारणिक में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो उस संख्या का गुणा उस सारणिक की किसी एक ही पंक्ति अथवा किसी एक ही स्तंभ में होगा। समझ रहे हो? किसी सारणिक में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो गुणा सभी अवयव में नहीं होना,
वो गुणा किस में होगा, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ। अब आप जिसको वहाँ जाओ, मान लो हमें ये सुंदर लग रहा है XYZ, तो हमने क्या किया, बराबर A B C P Q R लैम्डा X लैम्डा Y लैम्डा Z। अरे क्लियर हो गया, क्या समझ में आ रहा है? किसी में गुणा करो, ये बराबर, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, लैम्डा A B C लैम्डा P Q R लैम्डा X Y Z। और यकीन मानो इन सब का मान सेम आना, ठीक है, चाहे जिसमें आप गुणा कर सकते हो। क्या क्लियर हो गया, क्या समझ में आ गया? इसका प्रयोग होता है बच्चों, इसलिए इसको अच्छी तरह से जान लेना, अच्छे से समझ लेना। यदि किसी सारणिक में किसी संख्या से आप गुणा करेंगे तो वह गुणा सिर्फ एक पंक्ति या सिर्फ एक स्तंभ में होगा। वो कौन सी पंक्ति या कौन सा स्तंभ होगा, चाहे जो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप किस में गुणा करते हैं। क्लियर? इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा कॉमन लेना। अब जैसे मान लो यहाँ हम देख रहे हैं, हमें ये सारणिक है मेरे पास, हम देख रहे हैं कि यार इसमें C1 के प्रत्येक अवयव में लैम्डा 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 है, तो लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, पूरे सारणिक से लैम्डा कॉमन होगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा। अरे देखो ना, इसमें से लैम्डा कॉमन लिया तो ये तो आएगा। फिर से देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। अगर मान लो 2 4 6 3 6 9 एंड 5 10 15 है, हम क्या करेंगे? क्या इसमें कुछ कॉमन है? क्या पूरे सारणिक में नहीं देखना कॉमन, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कॉमन देखना। आप बताओ R1 में कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या मिला? 1 2 3, ये बाकी एज इट इज़ हमने लिख दिया। क्या अभी भी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कुछ कॉमन है? R2 में भी 3 कॉमन है, तो हमने फिर क्या किया, 2 तो लिखा ही था, गुणे 3 भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिला, 1 2 3 1 2 3 5 10 15। क्या और भी कुछ कॉमन है? 5 कॉमन है, गुणे 5 भी कर दिया, तो ये भी 1 2 3 आया। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका मान 0 हो गया। हमने देखा 2 पंक्तियाँ सेम टू सेम आ गई। क्या समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? मतलब जैसे जब हम कॉमन लेंगे ना, तो अलग अलग कॉमन लेंगे। अभी ये कार्य आप इकट्ठे कर सकते थे, क्या, बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ 2 हमने कहाँ से कॉमन लिया? R1 में से। 3 कहाँ से कॉमन लिया? R2 में से। 5 कहाँ से कॉमन लिया? R3 में से। आप इकट्ठे 3 स्टेप में लिखने के बजाय इकट्ठे लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसका मान 0 होना ही है। क्या कर लोगे? अब आप ये सोच रहे होगे, भाई ये कैसे 0? सर जी तो बताए थे कि अगर 2 तो बराबर हो तब 0 होगा, यहाँ तो तीनों बराबर है। इसको तोप लेना, समझ रहे हो ना? तब देखना अब कैठो बराबर दिख रहा है, 2 बराबर है। समझ गए? कर लेंगे आप लोग, ये गुणा जान गए। तो गुणा अगर करते हैं हम, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में करेंगे। क्लियर? अब आगे प्रगुण 6 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा पकाऊ होता है और इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है। प्रगुण 6 का प्रयोग कम होता है। प्रगुण 6 क्या है? यदि किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में हो, सुन ध्यान से लिखना है, इसको लिख लो। यदि, ध्यान से, प्रगुण 6 है, लिख लो। जो लोग केवल वीडियो से देख रहे हैं वो लिख लें। प्रगुण 6, यदि किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में हो, योग के साथ अंतर भी हो सकता है, तो क्या बोले कि यदि किसी सारणिक की
कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योग अथवा अंतर के रूप में हो तो उस सारणिक को उसी क्रम की उतने ही सारणिकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लिखने में कोई प्रॉब्लम होती होगी तो किताब आप ले लीजिएगा, किताब में सारे प्रगुण दिए हुए हैं, आप देख के लिख सकते हैं। ये प्रगुण क्या है कि यदि कोई सारणिक रहे, उसकी कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के रूप योग के रूप में हो तो उसको हम उतने सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सुनने में, अभी आप इसको एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम से आप समझ जाएंगे। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, मान लो ये आपका है P प्लस लैम्डा Q प्लस म्यू R प्लस डेल। समझ रहे हैं? ये लैम्डा म्यू डेल देख के चौंक नहीं न रहे हो? अरे कुछ भी आप कुछ भी मान सकते हो। देखो ना, यहाँ मान लो है आपका A प्लस हाथी, B प्लस घोड़ा एंड C प्लस गधा। तुम लोग जानवर हो ना, इसलिए जानवरों वाला जल्दी समझ में आ जाता है। ये है, तो इसे हम दो सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? बराबर A B C P Q R X Y Z प्लस बोलो हाथी घोड़ा गधा P Q R X Y Z। क्या समझ में आ रहा है? इसमें आपने क्या देखा? केवल एक पंक्ति दो पदों के रूप में था, दो पदों के योग के रूप में। हमने बिल्कुल इसका पहला एलिमेंट लिया, पहला भाग, बाकी सब जैसे का तैसे उतार दिया। फिर इसका हमने दूसरा भाग लिया, बाकी जैसे का तैसे उतार दिया। क्या समझ में आ गया? अब अगर सोचो कि सर जी अगर यहाँ माइनस घोड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? कोई गल नहीं जी, यहाँ माइनस घोड़ा कह देंगे। समझ गए? अगर कहो नहीं गुरु जी यह माइनस गधा हो जाए तब, अरे तो माइनस गधा कर दो। माइनस हाथी भी हो जाता तभी मिटा दो, अति हो गया ना, और इस पूरे को माइनस कर दो। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम कर सकते हैं। हाँ, आप इसको प्लस करके माइनस 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 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 - 2 है, इसको आप 3 प्लस -2 भी तो कर सकते हो ना। सेम हुई। क्या समझ में आ गया? इसका रेयरली यूज़ होता है, मतलब कभी कभी यूज होगा, फिर भी आप जान गए, अच्छी बात है। अब आता है बच्चों प्रगुण 7, यही मुख्य है और ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक।